अगले रोज अहमद रुश वहां से रवाना हो गया। कर्नल नुमान ने उससे मिलने तक की जहमत गवारा नहीं की। जिन लोगों ने उसे रिहा किया उन्होंने भी उससे वही कहा जो मैंने कहा था, यानी मुझे उस वक्त रिहा किया जाएगा जब मेरे बयानात की तस्दीक हो जाएगी। अहमद रुश का लियर जेट उसके हवाले कर दिया गया था और उनसे कहा गया था कि वो जिस तरह चोरी छुपे इराक में दाखिल हुआ था उसी तरह वहां से निकल जाए। अहमद रुश के जाने के बाद मैं अपने काम में मसरूफ हो गया। मैंने उन लोगों को खुद पर कर्नल नुमान का मेकअप करके दिखाया। मैंने कर्नल नुमान के हर अंदाज और उसकी आवाज की नकल उतार के दिखाई। वो लोग मेरी कारकर्दगी पर अंगुश्त बदंदा थे। मैंने कर्नल नुमान से कहा, जो अपने डुप्लीकेट की खबर पाकर मेकअप रूम में दौड़ा चला आया था। मैंने कहा, हैरानी की कोई बात नहीं है। मेहनत, शौक और लगन से जो काम किया जाए उसमें हैरानकुन कामयाबी हासिल कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं खालिस कर्नल नुमान के लहजे में बोल रहा था। कर्नल नुमान ने जिच होकर कहा, मैं ये तस्लीम करने पर मजबूर हूं कि तुमने तमाम कामयाबियां अपनी सलाहियत के बल पर हासिल की हैं। मैंने कहा, सलाहियतें हर शख्स की होती हैं, जो शख्स उन्हें मरकूज कर देता है वो कामयाब हो जाता है। वो बोला, मैंने अपनी आंखों से न देखा होता तो मुझे इतनी हैरत अंगेज मुशाबहत पर हरगिज यकीन ना था। मैंने कहा, बेफिक्र रहो कर्नल, मैं तुम्हारे आदमियों को हर वो गुर बता दूंगा जो मैंने अपने तजुर्बात से सीखा है, और इसमें कोई ज्यादा वक्त भी नहीं लगेगा, ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता। उस 1 हफ्ते के दौरान मुझे किसी चीज का होश नहीं रहा। मैंने दिन रात एक करके उन लोगों को मेकअप की बारीकियों से आगाह किया। उन्होंने भी निहायत मेहनत से वो सब कुछ सीखा, और 1 हफ्ते के बाद जब मैंने कर्नल नुमान को रिपोर्ट पेश की तो वो एक बार फिर हैरान रह गया। इस 1 हफ्ते के दौरान वो बेहद मसरूफ रहा था और उससे मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई थी। उसने हैरत से कहा, तुम कह रहे हो तुमने उन्हें सब कुछ सिखा दिया है। इतने कम वक्त में ये कैसे मुमकिन है कि वो लोग महारत हासिल कर लें? मैंने कहा, वो अनाड़ी लोग तो नहीं थे, बहुत कुछ जानते थे। मैंने पहले ही कहा था कि वो 1 हफ्ते में सब कुछ सीख लेंगे। कर्नल ने कहा, आओ मैं खुद देखूंगा कि तुमने उन्हें क्या सिखाया है। 1 हफ्ता कबल मैंने खुद पर कर्नल नुमान का मेकअप किया था। इस बार कर्नल नुमान ने खुद को मेकअप के लिए अपने मातहतों के सामने पेश किया। कर्नल नुमान के चेहरे पर मेकअप मुकम्मल होने में कोई 2 घंटे के करीब वक्त लगा। जिन लोगों को मैंने तरबियत दी थी उन्हीं में से एक उसके चेहरे पर अपनी महारत आजमा रहा था। 2 घंटे बाद जब कर्नल के सामने आईना पेश किया गया तो वो एक बार फिर हैरान रह गया, जबकि मैंने मुतमईन अंदाज में सर हिलाया। कर्नल नुमान ने मुतहय्यराना लहजे में कहा, मैं तो हूबहू अली यार खान बन गया हूँ। मैंने कहा, मेरे पास जो कुछ था मैंने इन्हें मुंतकिल कर दिया है, अब तुम मुझे अगला काम बताओ। कर्नल नुमान ने कहा, ठीक है, तुमने गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। अब मैं पूरे एतमाद से तुम्हारे अगले मिशन के बारे में फैसला कर सकूंगा। कर्नल नुमान ने मेकअप साफ कराया और हम मेकअप रूम से बाहर आ गए। कर्नल ने कॉरिडोर में चलते हुए मुझसे कहा, हमारे महकमे का एक उसूल है, हमारा कोई एजेंट जब भी कोई मुहिम कामयाबी से इख्तिताम तक पहुंचाता है तो हम उसे इनाम जरूर देते हैं। तुमने अपनी पहली मुहिम में जो हैरान कुन कारकर्दगी का मुजाहरा किया है, इसी एतबार से तुम्हारा इनाम भी बड़ा होना चाहिए। मैंने कहा, रुपए पैसे की मेरी नजर में कोई अहमियत नहीं है और ना ही दौलत का हुसूल मेरे लिए कभी कोई मसला रहा है। कर्नल चलते चलते रुक कर मुझे घूरने लगा। वो गुर्राया, ये बात है तो तुम अपने कमरे में जाओ, मैं तुम्हारे बारे में सोच कर कोई फैसला करूंगा। वो मेरा जवाब सुनने के लिए रुका नहीं और एड़ियों के बल घूमकर दूसरी तरफ चला गया। मैं उसकी इस हरकत पर नाच कर रह गया। उसके रवैये की अचानक तब्दीली मेरे फहम से बालातर थी। मैंने ऐसी तो कोई बात नहीं की थी जो वो इतना गुस्से में आ गया। मैं चंद लम्हे वहीं खड़ा रहा। मुझे गुस्सा भी आ रहा था और हैरत भी हो रही थी। इससे पहले तो उसने ऐसी कोई हरकत नहीं की थी। जितनी बार भी मिला था निहायत खुश अखलाकी से पेश आया था, लेकिन उस वक्त एक मामूली सी बात पर आपे से बाहर हो गया था। मैंने सर झटक कर अपने ख्यालात से छुटकारा पाने की कोशिश की और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। मैं इस किस्म के रवैये का आदी नहीं था और महज इसी वजह से दूसरों के लिए काम करने से गुरेज करता था कि इस तरह किसी न किसी के मातहत रहना पड़ता है, कुछ न कुछ पाबंदियां कबूल करनी पड़ती हैं। मैं आजाद रह कर काम करना चाहता था। किसी को जवाबदही करना मेरी फितरत के खिलाफ था। शायद मेरी फितरत में सरकशी बहुत ज्यादा थी या शायद गुज़श्ता चंद सालों के दौरान बढ़ गई थी। मैं ये तहिया करके अपने कमरे तक पहुंचा था कि कल सुबह ही कर्नल से माजरत कर लूंगा, मगर कमरे के दरवाजे पर नजर आने वाले मंजर ने मेरे इश्तियाल में मजीद इजाफा कर दिया। दरवाजे पर एक मुसल्ला बावर्दी फौजी दिखाई दे रहा था। मेरा गुस्सा इंतहा को पहुंच गया। कर्नल नुमान किस किस्म का मजाक कर रहा था? वो मुझे दोबारा कैदी बना देना चाहता था। जब उसने तमाम लोगों को रिहा कर दिया था तो फिर मेरे साथ इस किस्म का सलूक क्यों हो रहा था? मैंने तो उसके साथ कोई बुराई नहीं की थी, बल्कि उसके काम ही आने की कोशिश की थी। थोड़ी देर पहले तक मैं आजाद था और अब मेरी निगरानी के लिए एक मुसल्ला फौजी मुतय्यन कर दिया गया था। एक लम्हे के लिए मेरे जी में आई कि उस फौजी की गर्दन मरोड़ कर रख दूं, मगर मैंने तेजी से खुद को संभाल लिया।
उस बेचारे का कसूर ही क्या था। वो तो हुक्म का गुलाम था, जिस तरह उसे कहा गया था वो वही कर रहा था। उससे उलझना बेसूद था और उससे उलझकर कुछ हासिल भी तो ना होता। उस इमारत से फरार होना भी आसान नहीं था। मैं रुके बगैर अपने कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। फौजी को मैंने नजरअंदाज करने की कोशिश की थी, मगर उसने मुझे सैल्यूट किया तो मैं हैरान रह गया। मैंने सपाट लहजे में उससे सवाल किया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने इंतहाई मुख्तसर जवाब दिया, निगरानी जनाब। मैं बुरी तरह भिन्ना कर रह गया। मैंने बड़े खराब लहजे में कहा, क्या मैं कोई कैदी हूँ जो तुम मेरी निगरानी कर रहे हो? वो खिसियाना सा हो गया। उसने बेबसी से कहा, आप मजाक कर रहे हैं जनाब। मैंने मुनासिब यही समझा कि उसके साथ मगजमारी न की जाए। वो फौजी रंगरूट था। ऐसे लोग अक्ल से महरूम होते हैं। जो हुक्म दिया जाए सिर्फ उसी पर अमल करते हैं और उनमें मजाक की हिस्स भी नहीं होती। उसके बावजूद उसका कहना था कि मैं उससे मजाक कर रहा हूँ। मैंने कमरे का दरवाजा खोला और दरवाजा खोलते ही चौंक पड़ा। कमरे में रोशनी हो रही थी जो एक गैर मामूली बात थी। रोजाना खुद आकर लाइट जलाया करता था। यकीनन अंदर कोई मौजूद था। मुझे ये भी नहीं मालूम था कि कमरे में कौन है, मगर उस इमारत में बगैर इजाजत किसी के दाखिले का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। इसलिए ये तो इत्मीनान था कि अंदर जो कोई भी है उससे कम से कम मुझे कोई खतरा नहीं हो सकता। उसके बावजूद मैं मोहतात अंदाज में अंदर दाखिल हुआ। एहतियात बहरहाल अच्छी चीज होती है। कमरे में बेड पर मौजूद शख्सियत को देखकर मुझे वाकई हैरत हुई। वो मरियम बर्नस्टीन थी। उसने मुझे देखते ही सुरीली आवाज में कहा, अली, और दौड़कर मुझसे लिपट गई। मैं अपने दिफा में कुछ न कर सका। एक लम्हे के अंदर अंदर मुझे सारी बात समझ में आ गई। कर्नल नुमान जिस इनाम की बात कर रहा था वो मरियम बर्नस्टीन थी और दरवाजे पर फौजी भी उसकी वजह से मुतय्यन किया गया था। अभी मैं मरियम की सुरीली चीख के जवाब में कुछ कह भी नहीं सका था कि दफतन कमरे में एक कहा गूंजा, इनाम पसंद आया अली? ये कर्नल नुमान की आवाज थी जो कमरे में किसी पोशीदा मकाम पर नस्ब स्पीकर के जरिए सुनाई दे रही थी। मैं अब तक इस बात से लाइल्म था कि वहां ऐसा कोई निजाम भी है। मैंने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, मुझे तुम्हारा अंदाज पसंद नहीं आया कर्नल। कर्नल ने एक और कहा लगाया, बोला, लेकिन तुम मुझे बहुत पसंद आए हो और जो लोग मुझे पसंद आ जाते हैं उन्हें ऐसे ही सरप्राइज दिया करता हूँ। मैंने मजीद कहा, छुपकर दूसरों की गुफ्तगू सुनना भी कोई पसंदीदा बात नहीं है कर्नल। वो बोला, ऐसा पहली बार हुआ है अली, इत्मीनान रखो, मैं तुम्हारी खलवत में मुखिल नहीं हूँगा। हम दोस्तों की जाती गुफ्तगू सुनने को इससे भी बड़ा अखलाकी जुर्म समझते हैं जितना ये है। मैंने कहा, तुम्हारी अखलाकियात अपनी जगह कर्नल, लेकिन मैंने सिर्फ एक मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की थी। वो बोला, तुम नौजवान हो अली, इसे मेरी तरफ से तोहफा समझो। बड़ी मुश्किल से आर्जी तौर पर इसकी आर्जी जां बख्शी करा सका हूँ, महज तुम्हारी खातिर। मैंने कहा, मेरी जिंदगी का मकसद तुम्हारे सामने है कर्नल, मेरे पास लग़वियात की गुंजाइश नहीं है। कर्नल ने कहा, तुम 24 घंटे काम नहीं कर सकते अली, काम के साथ तफरी भी जरूर होती है। तफरी नहीं करोगे तो तुम्हें जंग लग जाएगा। जिंदगी मुख्तसर और कारकर्दगी मुतासिर होगी। काम के वक्त काम और तफरी के वक्त तफरी, इसे अपनी जिंदगी का उसूल बना लो और फुर्सत के औकात को रंगीन तर बनाना सीखो। मैंने कहा, तुम्हारे और मेरे नजरियात में जमीन आसमान का फर्क है। मेरे लिए काम ही सबसे बड़ी रंगीनी है। कर्नल ने कहा, तो फिर मेरा दूसरा और आखिरी नजरिया भी सुन लो। हरीफ को हर महाज पर जेर करने के जर्री उसूल से इस्तिफादा करो। बस अब मैं स्पीकर ऑफ कर रहा हूँ, सुबह मुलाकात होगी, शब बखैर। उसके साथ ही स्पीकर से आवाज आना बंद हो गई। मरियम बर्नस्टीन मुझसे यूं लिपटी खड़ी थी जैसे उसने मुझे छोड़ा तो मैं भाग जाऊंगा, या फिर वो एक जान दो कालिब के मुहावरे को अमली शक्ल देना चाह रही थी। मैंने खुद को उसकी गिरफ्त से छुड़ाना चाहा तो वो और जोर से मुझसे चिमट गई, जैसे मुझ में पैवस्त होना चाहती हो। वो अपने रुखसार मेरे सीने से मस करते हुए बोली, मुझे बताया गया है कि सिर्फ तुम्हारी सिफारिश पर मेरी जान बख्शी की गई है। मैंने कहा, जरा सा फासला दरमियान में हो तो कोई बात भी करूं, किसी बात का जवाब भी दूं। उसने सर उठाकर अपनी गहरी नीली आंखों से मेरी आंखों में झांका। बोली, क्या मैं इतनी ही बुरी हूँ? मैंने बौखलाकर कहा, नहीं नहीं, तुम हरगिज भी बुरी नहीं हो। वो बोली, नहीं, तुम मुझे बुरा समझते हो, तभी तो मुझे खुद से दूर करना चाहते हो, वरना कितने ही लोग मेरे कुर्ब की आरजू करते हैं, बड़े बड़े ओहदेदार, मगर मैंने उनको कभी नहीं नवाजा। मैंने कहा, तुम बहुत हसीन हो मरियम, तुम्हारे कुर्ब में नशा है और मैं मदहोश नहीं होना चाहता, इसलिए कह रहा हूँ कि। वो वारफ्तगी से बोली, तुम मदहोश नहीं होना चाहते और मैं होश में नहीं रहना चाहती। तुम मेरे मोहसिन हो अली, मेरा कुर्ब बहुत सो को मदहोश कर देता है, मगर आज मुझ पर नशातारी हो रहा है। ये कैसी लज्जत है, कैसा सुरूर और इम्बिसात है जिसने दरे तलब को वा कर दिया है। मुझे खुद से दूर मत करो अली, मुझे खुद से दूर मत करो। मैंने कदरे सख्त लहजे में कहा, तुम पागल हो गई हो मरियम। लहजे की इस सख्ती से दरअसल मैंने खुद को संभालने की कोशिश की थी। मेरी अपनी हालत भी दिगरगूं थी। जिस तरह वो मुझसे लिपटी हुई थी उसके बाद तो कोई आबिद व जाहिद भी बहक सकता था।
मैं तो एक मामूली सा इंसान था। किसी आदमी के लिए किसी लड़की का लम्स ऐसा होता है जैसे बारूद के ढेर को आग लगा दी जाए। पता नहीं क्यों कुदरत ने मर्द को सिन्फ़े करख्त बनाया और उसे सिन्फ़े नाजुक के सामने इस कदर बेबस कर दिया। मुझे शायद इस तल्ख़ हकीकत का शऊरी इदराक था, इसलिए मैं ऐसे मौके पर गैर मामूली मुदाफ़ियत का मुज़ाहरा करता था। या शायद नहीं, मुमकिन है जिसे मैं अपनी गैर मामूली मुदाफ़ियत समझ रहा हूँ वो ताईद इज़्दी हो। जिस कुदरत ने मर्द को औरत के सामने बेबस किया है वो खुद तो बेबस नहीं है। यकीनन ऐसे मौके पर कुदरत मेरी मदद करती है, वरना तन्हाई हो, किसी हसीन लड़की का कुर्ब मयसर हो तो बहकने में कोई कसर नहीं रह जाती। कानूनी फितरत भी यही है और अज़ल से इसी के मुताबिक होता चला आया है। ये और बात है कि जब भी कोई ऐसा हादसा होता है कसूरवार मर्द को ही ठहराया जाता है। मेरे लहजे की सख्ती मरियम को होश में ले आई। वो एक झटके से मुझसे अलहदा हुई। उसने भीगी हुई आंखों से मुझे देखा, बोली, तुम मुझे धुतकार रहे हो, और दौड़ती हुई बेड तक गई और बेड पर जाकर गिर पड़ी। उसका जिस्म लरज रहा था, शायद वो रो रही थी। मैंने अजीब किस्म की बेबसी महसूस की। उसका रवैया मेरी समझ से बालातर था। ताहम इस सूरत हाल से निपटना अब मेरी जिम्मेदारी थी। कर्नल नुमान अजीब आदमी था। उसने अपने तौर पर एक मतलब अखज़ किया और मरियम को मेरे सर मुड़ दिया। अब उसके किए को मैं भुगत रहा था। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ बेड तक गया और मरियम के पास बैठ गया। मैंने उसके शाने पर हाथ रखते हुए कहा, मेरा ये मतलब नहीं था मरियम। मगर उसने कंधा झटक कर मेरा हाथ हटा दिया। वो रुंधी हुई आवाज में बोली, चले जाओ, तुमने मेरी तौहीन की है, निस्वानियत की तौहीन की है। अब तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैंने कहा, तुम्हारे इस हसीन चेहरे के अक़ब में तो मोहब्बत करने वाली रूह पोशीदा है। मुझे वो पसंद है मरियम। मैंने तुम्हारे जिस्म और चेहरे के हसीन नकूश की वजह से तुम्हारी सिफारिश नहीं की थी। मेरी नजर तो उस दिल पर थी जो किसी कौम के लिए नहीं, पूरी इंसानियत के लिए धड़कता है। मुझे अफसोस है कि तुम मुझे समझ नहीं सकी। वो मुझे झंझोड़ते हुए बोली, तुम्हें क्या मालूम, तुम क्या जानो कि कितने ही लोग मेरी एक निगाह इल्तिफात को तरसते हैं। मैंने खुद को प्लेट में सजाकर तुम्हारे सामने पेश कर दिया, इसलिए तुम मुझे यूं ठुकरा रहे हो। मैं इतनी आसानी से तुम्हारे सामने झुक गई, इसलिए मेरी नाकदरी कर रहे हो। बोलो। मैंने कहा, मैं तुम्हारी नाकदरी नहीं कर रहा मरियम, कर भी नहीं सकता। तुम्हारे अंदाज़े फिक्र की मजम्मत नहीं कर सकता। मुझे मालूम है कि जिनसी आज़ादी तुम्हारे कल्चर का लाजमी हिस्सा है। मैं तो खुद पर इजहार अफसोस कर रहा हूँ कि मैं खुद को तुम्हारे तकाज़ों से हमाहंग नहीं कर सकता, और तुमने इसे निस्वानियत की तज़लील समझ लिया। मैं क्या करूँ कि मेरे नजरियात ही फरसूदा हैं। जो कुछ तुम मुझसे चाह रही थी, मैं तो इसे निस्वानियत की तज़लील समझता हूँ। तुमने सुना नहीं था कि कर्नल नुमान क्या कह रहा था? हरीफ को हर महाज पर जेर करने के ज़र्री उसूल से इस्तिफादा करो। लेकिन मैं क्या करूँ, मैं तो तुम्हें हरीफ नहीं समझता। तुम मेरे हरीफ ग्रुप से ताल्लुक रखते हुए भी मेरी हरीफ नहीं हो। कनेसेट की रुकन होने के बावजूद मेरे लिए तुम एक काबिल एहतराम हस्ती हो, अगर तुम मुझे इतना ही कम ज़र्फ समझती हो। मरियम ने अपना हाथ मेरे होंठों पर रख दिया, बोली, कम ज़र्फ तो शायद मैं हूँ। तुम्हारे बारे में तो इस किस्म की बात सोच भी नहीं सकती। मैंने तुम्हारे बारे में जो कुछ सुना था तुम्हें वैसा ही पाया। उस रोज रात को जब तुमसे दरियाए फरात के किनारे पहाड़ियों में मुलाकात हुई थी, उस वक्त मुझे मालूम नहीं था कि अनजाने में मेरी मुलाकात किससे हो गई है। तुम्हारी उसूल पसंदी और शराफत ने मुझे बेहद मुतासिर किया था। तुम्हारी शख्सियत के बारे में मेरे जहन में खलिश जरूर पैदा हो गई थी, मगर तुमने अपनी बातों से मुझे उलझा दिया, वरना मुमकिन था मैं महज अंदाजे से तुम्हारी शख्सियत के बारे में जान जाती। और बाद में जब जैकब हेस्नर ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया तो मैंने भी उसे उस रात तुमसे होने वाली मुलाकात से आगाह कर दिया। जानते हो उसका तबसरा क्या था? उसने तुम्हें एक बाज़र्फ दुश्मन करार दिया था, जबकि वही शख्स अहमद रुश का नाम सुनते ही आपे से बाहर हो जाता है। मैंने मुस्कुरा कर कहा, तो इसका मतलब है कि मैं कम ज़र्फ नहीं हूँ, और मुझे इस मुस्कुराहट का खमियाजा इस सूरत में भुगतना पड़ा कि मरियम बर्नस्टीन ने अपना सर मेरे शाने पर रख दिया। वो बोली, जो तुम्हें कम ज़र्फ कहे वो खुद कम ज़र्फ है। ये बात तो तुम्हारे बारे में तुम्हारे दुश्मन भी नहीं कह सकते। मैंने कहा, ये बताओ कि उस रात हमारे पास से जाने के बाद तुम किन हालात से गुजरी थी? मरियम ने मेरे शाने पर सर रखे रखे मध्यम आवाज में कहना शुरू किया। खौफ से मेरे जिस्म का रुआं रुआं कांप रहा था। इराकी फौज के नरगे में आ जाने के तसव्वुर ने मुझे लर्जा रखा था। मुझे नहीं मालूम था कि मेरा क्या हशर होने वाला है, हमारे साथियों का क्या अंजाम होगा। फिर अंधेरा इतना घुप था कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। मैं नहीं जानती थी कि मेरे साथी किस पोजीशन में हैं और उन तक पहुंचने के लिए मुझे कौन सा रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। फायरिंग भी रुक चुकी थी, इसलिए मैं अंदाजा भी नहीं कर सकती थी कि मेरे साथी किस मकाम पर होंगे। मैंने फैसला किया कि मुझे कॉनकोर्ड के पास जाना चाहिए। मैं पहाड़ी नशिब फराज से गुजर कर जब कॉनकोर्ड के पास पहुंची तो अपने साथियों को भी वहां मौजूद पाया। उन्होंने दरिया वाली समत से फरार होने की कोशिश की थी और इराकी फौज के घेरे में आने के बाद वो सब वापस पलट आए थे।
انہوں نے مجھے اپنے درمیان موجود نہ پا کر مجھے مردہ فرض کر لیا تھا، مجھے زندہ پا کر انہوں نے ملے جلے رد عمل کا اظہار کیا۔ بہرحال تمام رات اس بات پر بحث مباحثہ ہوتا رہا کہ ہم لوگ ہتھیار ڈال دیں یا مقابلہ کریں۔ جیکب ہیسنر مقابلہ کرنے پر بضد تھا، جبکہ دیگر لوگ ہتھیار ڈال دینے کے حق میں تھے۔ وہ تو اچھا ہوا کہ دن نکلنے پر ہم نے خود کو اس طرح گھرا ہوا پایا کہ ہتھیار نہ پھینکنا خودکشی کے مترادف ہو گیا، اور جیکب ہیسنر کو بھی بدرجہ مجبوری ہتھیار ڈالنے کا فیصلہ کرنا پڑا۔ میں نے کہا، چلو کم از کم تمہیں اس بات کی خوشی تو ہوئی ہوگی کہ بے مقصد ہونے والا خون خرابہ رک گیا۔ مریم برنسٹین نے سر اٹھا کر کہا، مگر اس کا فائدہ کیا ہوا؟ فوجی عدالت نے ہم سب کو سزائے موت سنا دی ہے۔ کل صبح میرے تمام ساتھیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ میں نے دھیرے سے کہا، مجھے اس کا افسوس ہے مریم، مگر ان لوگوں کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ مریم نے تلخ لہجے میں کہا، صرف میری جان بخشی کی گئی ہے، اور وہ بھی تمہاری خصوصی سفارش پر۔ میں نے متاسفانہ لہجے میں کہا، میں سمجھتا ہوں مریم، میں سب کی جان نہیں بچا سکتا تھا۔ وہ بولی، اس لیے نہیں بچا سکتے تھے کہ وہ لوگ نہ تو میری طرح عورت تھے اور نہ ہی میری طرح حسین جسم کے مالک۔ میں نے تیز لہجے میں کہا، تم کیا کہہ رہی ہو مریم؟ ہوش میں رہ کر بات کرو۔ مانا کہ تمہیں اپنے ساتھیوں کو سزائے موت دیے جانے کا صدمہ ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ… مریم زہریلے انداز میں ہنسی، بولی، سچ کس قدر تلخ ہوتا ہے، ایک گھونٹ بھی برداشت نہیں کر سکے۔ میں نے بے بسی سے اسے دیکھا، کہا، معلوم نہیں تمہیں کیا ہو گیا ہے، کس قسم کی باتیں کر رہی ہو؟ وہ بولی، کتنے معصوم ہو، کس قدر انجان ہو، بھیڑ کی کھال میں بھیڑیے، کتنے بڑے اداکار ہو تم سے بڑا اداکار آج تک میری نظروں سے نہیں گزرا۔ پہلے میری جان بخشی کرائی اور اب یوں بن رہے ہو جیسے میرے جسم سے تمہیں کوئی سروکار ہی نہیں۔ میں سب کچھ قبول کر سکتی ہوں، اپنی یہ تذلیل برداشت نہیں کر سکتی۔ میں نے اپنی زندگی کے گل ہوتے ہوئے چراغ کو مزید کچھ دنوں تک روشن رکھنے کے لیے خود کو تمہاری خواہش پر تمہارے حوالے کیا تھا، مگر اب تم یوں بن رہے ہو جیسے یہ تمہاری نہیں میری تمنا ہو۔ تم کس قدر شفاق اور بے رحم ہو، تمہیں کسی کے جذبات تک کا پاس نہیں۔ میں نے تیزی سے کہا، تمہیں کوئی شدید قسم کی غلط فہمی ہوئی ہے۔ مریم ایک بار پھر تلخی سے ہنسی، بولی، غلط فہمی؟ شاید تم فوجی عدالت کے جج کو یہ ہدایت دینا بھول گئے تھے کہ فیصلے میں تمہاری خواہش کو شامل نہ کیا جائے۔ میں نے اسے جھنجھوڑ کر کہا، تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ میں نے تمہاری جان بخشی کے علاوہ کوئی خواہش نہیں کی تھی۔ مجھے بتاؤ کہ جج نے کیا فیصلہ سنایا؟ وہ بولی، تم مجھے بے وقوف نہیں بنا سکتے علی یار خان، تاہم میں وہ الفاظ ضرور دہراؤں گی۔ جج نے کہا تھا، مریم برنسٹین کی سزائے موت کو اس وقت تک مؤخر کیا جاتا ہے جب تک علی یار خان کا دل اس سے نہ بھر جائے۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے دل کی دھڑکنیں رک گئی ہوں۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرے ساتھ اس قسم کا سلوک کیا جائے گا۔ پھر اچانک ہی میرے اندر کہیں بہت گہرائی سے اشتعال کی ایک لہر اٹھی جس نے میرے پورے وجود کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ میں ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میرے چہرے کے تاثرات نے مریم کو خوفزدہ کر رکھا تھا، مگر میں اس کی طرف دیکھے بغیر دروازے کی طرف بڑھا۔ میرے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں سختی سے بھینچی ہوئی تھیں۔ میں نے دروازہ کھولا تو باہر متعین فوجی چونک پڑا، مگر میں نے اسے کچھ سمجھنے کی مہلت نہ دی۔ میں اس پر کسی عقاب کی طرح جھپٹا اور اس کے ہاتھ سے آٹومیٹک گن جھپٹ لی۔ گن جھپٹنے کے ساتھ ساتھ میں نے اسے زمین پر گرا دیا اور گن کا رخ فوجی کی طرف کر دیا۔ وہ فرش پر پڑا حیرت سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے شفاف لہجے میں پوچھا، کرنل نعمان کہاں ہے؟